हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। स्टूडेंट, ये हम लोग का कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.3 है। अगर अभी तक आप लोगों ने 1.1 1.2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को, या फिर आप वीडियो पेज पे जा करके उन वीडियो को ज़रूर देख लेना, तब भी आगे का आपको अच्छा से समझ में आने वाला है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट। मैं वैसे तो कोशिश करता हूँ कि बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताया जाए। आप चाहें तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। बस मैं जैसा जैसा आपको बताता हूँ वैसा वैसा केवल आप नियम और तरीका अपनाते जाइए, ठीक है। कोई भी कहीं भी एक भी प्रश्न आपको कठिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। बस आप लोग केवल उसको अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग को कहीं भी कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इतना आसान तरीके से मैं हर एक चीज़ बताता हूँ आप सभी को। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो भी आपकी संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को क्या करना है, गुणनखंड करना है और गुणनखंड की संख्याओं को व्यक्त करना है। तो ये क्वेश्चन तो सबसे इजी है मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप लोग कैसे हल करोगे, देखिए ध्यान से समझिए। ये तो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप तो 10th में पढ़ते हैं, तो क्या आप नहीं हल कर सकते हैं? बिल्कुल हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट 140। 140। अब इसको क्या करना है, आप सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आप लोग क्या करोगे, इस प्रकार से इसको लिखोगे और यहाँ पर संख्या को सबसे पहले दो से काटने की कोशिश कीजिए। यदि दो से नहीं कट रहा है तब फिर आप अगली वाली संख्या से काटने की कोशिश करें। जैसे अगर हम 140 को 2 से काटता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा 70 आ जाएगा और यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर हम 70 को 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 35 गुना 70 हमारा कट जाएगा। ठीक। अब ये 35 हमारा जो है ये 2 से नहीं कट सकता है। तो 2 से नहीं कट सकता है तो अगली संख्या से काटेंगे। 3 से काटने की कोशिश करेंगे तो 3 से भी नहीं कटता है, 4 से भी नहीं कटेगा, यह 5 से कटेगा। तो 5 सते 35, यानी कि यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, यहाँ पर 7 लिखा जाएगा, इस प्रकार से। तो ये आपका गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। अब ये 7 जो है आपका, 7 तो केवल 7 ही से कट जाएगा, इस प्रकार से। अब ये संख्या आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 140 जो आपका है ये इसके बराबर में लिख दो और यहाँ पर कितनी संख्याओं से डिवाइड हुआ है, तो 2 बार 2 है और एक बार 5 है, एक बार आपका 7 है। तो स्टूडेंट ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर 2 बार लिखा है तो इसको आप स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 5 गुणे 7, यही आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग का स्टूडेंट 156। तो चलिए 156 को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए कैसे आप लोग हल करोगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको इस तरह से लिख लीजिएगा 156। अब इसको हमने क्या कहा कि पहले किसी भी संख्या को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो पहले 2 से काटने की कोशिश कीजिए। जब 2 से नहीं कट रहा है तब फिर आप अगली संख्या से काटने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट अगर हम 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 78 दूना 156 हो जाता है, ठीक। यानी यहाँ पर 78 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर 78 को भी 2 से काटिए, तो 78 को यदि आप 2 से काटते हैं तो आपका 39 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपका, उसके बाद अब 39 को काटना है, तो 39 को किस संख्या से काटोगे आप, तो 39 को हम 3 से काट देते हैं, 13 तिहाई 39। इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अब 3 से काट देते हैं, 13 तिहाई 39, और उसके बाद फिर 13 को 13 से ही काट देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये आपका गुणनखंड हो चुका है। अब इसको आप इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आप इसको व्यक्त करेंगे तो कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे 156 बराबर में कितना कितना आया है, 2 बार 2 है, उसके बाद एक बार 3 है, एक बार आपका 13 है। अब इसको चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 2 बार है तो इसलिए इसको 2 का पावर लिख सकते हैं और गुणे 3, उसके बाद गुणे गुणे 13। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आप इससे हल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, 3825। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है 3825 है। तो चलिए हम लोग इसको भी हल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 3825। तो चलिए 3825 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार से इसको लिख लिया है। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है।
यानी इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट 3825 को आप किससे काटेंगे? 2 से तो कट नहीं सकता है ये, तो डायरेक्टली आप इसको 3 से काटिए। तो यदि आप इसको 3 से काटते हैं तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो 1275 आएगा, 1275 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से काटिए, अब फिर भी 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 ही से काटिए। तो 3 से फिर काटेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका 425 आ जाएगा। अब 425 को काटिए तो 425 5 से कटेगा, तो 425 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 85 को काटिए तो 85 भी 5 से कटेगा, तो 17 पचे 85, यहाँ पर ये 17 आ जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट ये डिवाइड हो चुका है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार 17 को 17 से काट दीजिए, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। अब इसको आप इस रूप में चाहें तो व्यक्त कर सकते हैं, 3825 इज इक्वल में यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इस प्रकार आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 यहाँ पर 3 बार है तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 यहाँ पर 2 बार है तो इसका 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, गुणे 17 है तो 17 कर सकते हैं। इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये भी आपका एक तरीका है लिखने का। तो इस प्रकार से आप लोग इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 5005। चलिए इसको किस प्रकार से डिवाइड करना है, तो देखिए ये ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो हम इसको 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 1001 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इस 1001 को भी हम काटेंगे, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट हम इसको 7 से काटते हैं। तो 7 से काटेंगे तो यहाँ पर 143 आ जाएगा। उसके बाद अब फिर 143 को काटेंगे तो 11 से इसको काटेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये आपका 13 आ जाएगा। और उसके बाद फिर 13 से काट देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको इस रूप में व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त करोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5005 इज इक्वल में आपका कितना दिया है, कितनी कितनी संख्याओं से कटा, 5 से कटा है, 7 से कटा है, 11 से कटा है, आपका 13 से कटा है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद अगला एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है 7429। तो इसको आप किस प्रकार डिवाइड करेंगे, तो 7429 इसको देखिए किससे काटेंगे, ये तो ना 1 से कटेगा ना तो 2 से कटेगा, ये स्टूडेंट डायरेक्ट हम इसको 17 से काटते हैं क्योंकि ये 17 से कटेगा। तो 17 से काटते हैं तो यहाँ पर आपका 437 आ जाएगा। उसके बाद फिर इस 437 को काटते हैं तो 19 से कटेगा, तो 19 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 23 आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको पता है कि 23 से ही कट सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से अब इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो आपका 7429 बराबर ये हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने स्टूडेंट पर्सनली 1.3 के पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखना स्टूडेंट। इसमें कहा है निम्नलिखित पूर्णांकों में से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सेम वही पहले की जैसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर थोड़ी संख्याएं बड़ी बड़ी हो गई हैं, इतना ही केवल अंतर है इसमें। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका 13915 है। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर तोड़ते हैं तो इसको हम पहले इस प्रकार लिख लें, 13915 इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, ना तो 2 से कटे ना 3 से कटेगा, ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो यहाँ पर 2783 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब उसके बाद 2783 को काटिएगा तो 2783 अब आपका ये 11 से कटेगा, तो 11 से काटेंगे तो यहाँ पर 253 आ जाएगा। उसके बाद फिर स्टूडेंट 253 को काटेंगे तो 253 भी 11 से कटेगा, तो यहाँ पर आपका 23 आ जाएगा। उसके बाद फिर 23 को 23 से ही काट दीजिए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये आपका सिंपली अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो व्यक्त हो चुका है ना। यहाँ पर आप बस केवल डायरेक्ट इसका आंसर लिख लीजिए कि 13,915 इज इक्वल 5 गुणे 11 गुणे 23, 11 2 बार है, गुणे 23 1 बार है। बस केवल आपका इतना लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है।
या आप चाहें तो यहाँ पर 11 दो बार लिखा, इसका स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सही माना जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा है आपका 5,56,920। इसको भी हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, हल करते हैं, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएगा, इसको काटने के बाद ही पता चलेगा। 5,56,920। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं, तो 2 से तो ये हमारा कट जाएगा, तो हम इसको 2 से काटते हैं। तो स्टूडेंट 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2,78,460, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर भी ये 2 से कटेगा अभी, तो फिर हम 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो अब की बार आ जाएगा 1,39,000 और 230 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं, फिर भी ये 2 से कटेगा अभी, तो फिर हम लोग इसको 2 से काटते हैं, तो अब की बार 2 से काटेंगे तो अब क्या आ जाएगा 69,615, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर स्टूडेंट अब की बार 2 से कटेगा, तो अब 2 से ये नहीं कटेगा, तो अब हम लोग 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 23,205 आ जाएगा, 205 आ जाएगा। उसके बाद फिर स्टूडेंट हम 3 से काटते हैं इसको, तो फिर 3 से काटेंगे तो 7,735 आ जाएगा, 735 आ जाएगा। उसके बाद फिर 7,735 को काटते हैं हम लोग, तो 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1,547 आ जाएगा, 547 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1,547 को काटते हैं, अब की बार ये 5 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, तो 7 से काटते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर 221 आ जाएगा। फिर उसके बाद 221 को काटिएगा आप, तो 13 से इसको हम काट देते हैं, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट 17 से अब की बार हम इसको काट देते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कितना लिखोगे, 5,56,920 बराबर, यहाँ पर देखो कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 बार, 3 बार आपका 2 आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद 3 बार 2 आया है 2 बार 3 आया है, तो 3 गुणे 3 लिख दीजिए। उसके बाद 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 17, ये संख्याएं आपका आया है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 3 बार आया है तो यहाँ पर 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और 3 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 17, ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी हल समझ चुके होंगे। अब उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन आपका जो है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये आपका कितना लिखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसको भी हम डिवाइड करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कौन सी संख्या से कटेगा। तो ये ना तो 2 से कट रहा है, ना तो 3 से कट रहा है, ना तो आपका 4 से भी नहीं कटेगा। ये डायरेक्ट हम इसको 7 से काटते हैं, क्योंकि ये 7 से कट जाएगा। तो 7 से अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 64 95 ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद इसको भी काटते हैं, तो ये भी 7 से ही कटेगा। तो यहाँ पर अगर हम 7 से इसको काटते हैं तो अब की बार आ जाएगा 9,27,979, 9,27,979 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको भी काटते हैं, तो ये आपकी बार 13 से कट रहा है, तो इसको 13 से काटते हैं, तो 9,27,979 की जगह पे इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 71,383, 71,383 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको भी काटते हैं, तो ये भी अब की बार 13 से ही कट रहा है, 13 से इसको काटते हैं, तो यहाँ पर आपका 5,491 आएगा, 5,491 आ जाएगा। उसके बाद फिर 5,491 भी काट दीजिए, तो अब की बार इसको 17 से काट देते हैं, तो 17 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 323 आ जाएगा,
323 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 323 को 17 से फिर 17 से काट दीजिए इसको, तो 17 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा। फिर उसके बाद 19 से इसको काट दीजिए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करेंगे तो ये आ जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 13, उसके बाद 13 दो बार है ना, तो 13 दो बार लिख दीजिए। उसके बाद गुणे 17, उसके बाद गुणे 19, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। या फिर दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, 7 दो बार है तो स्क्वायर, 13 भी दो बार है आपका, तो इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर। उसके बाद गुणे में 17 भी दो बार है तो 17 का स्क्वायर, उसके बाद 19 लिखा है। तो ये फाइनली आपका आंसर हो चुका है। इसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो मैंने प्रश्न संख्या दूसरे के भी सभी प्रश्न को सॉल्व करके आप लोग को एक एक करके दिखा दिया है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप सभी लोग। इस क्वेश्चन में कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसको भी ध्यान से समझ लेना आप सभी लोग। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी पुष्टि के लिए आप इसमें क्या लिखोगे, इसके आंसर की पुष्टि के लिए आपको लिखना है नहीं। क्या लिखना है, नहीं, क्योंकि क्योंकि संख्या 0 पर समाप्त हो तो संख्या 0 पर समाप्त हो तो 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, परंतु 6 पे पावर n यहाँ केवल 2 और 3 का ही गुणनखंड है। केवल यहाँ केवल 2 और 3 का गुणनखंड है, 3 का ही गुणनखंड है, और 5 का नहीं है, और 5 का नहीं है। इस प्रकार से आप इसके आंसर की पुष्टि के लिए आपको इतना चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो स्टूडेंट आपका 6 पे पावर n दिया है, अगर ये जो है यहाँ पर अगर ये स्टूडेंट 0 पर समाप्त होता तो ये 5 से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 6 पे पावर n जो है, इसको हम 6 पे पावर n को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का होल पावर n, ठीक। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 पे पावर n हो जाएगा, 3 पे पावर n हो जाएगा। तो ये 6 जो है, ये इसमें केवल 2 और 3 का गुणनखंड बन रहा है। तो ये अगर विभाजित होगा तो केवल 2 और 3 से विभाजित होगा। तो ये 2 और 3 से केवल विभाजित हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। अगर 0 पर समाप्त होता वो 5 से डिवाइड भी होना चाहिए था। इसलिए आपको इसकी पुष्टि के लिए इतना चीज यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे आप लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि क्या संख्या 6 पे पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, अंक 5 पर समाप्त हो सकती है, कारण दीजिए। तो सेम प्रश्न वही के जैसा पूछा है जैसा कि पहला वाला, बस थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दिया है। तो देखिए इसमें भी आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस केवल पुष्टि के लिए आपको थोड़ा सा लिखना है। तो इसकी पुष्टि के लिए आपको क्या लिखना है, नहीं, नहीं, क्योंकि क्योंकि संख्या 5 पर समाप्त हो, संख्या 5 पर समाप्त हो समाप्त हो
तो उसी संख्या से विभाजित होना चाहिए ठीक। यानी कि 6 पे पावर n जो है ये 5 पर कहीं समाप्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 और 3 का गुणनखंड बन रहा है। इस प्रकार इसको गुणनखंड करने पर यानी 2 पे पावर n गुणे 3 पे पावर n ठीक। तो यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं बनता है कि ये 5 से विभाजित हो जाए। तो 5 से जब विभाजित नहीं है तो ये 5 पर समाप्त भी नहीं हो सकता है। अगर वो संख्या 5 पर समाप्त होता तो 5 से विभाजित होना चाहिए था। यानी जो संख्या जिस पर समाप्त होगा वो 5 से विभाजित होना चाहिए। जिस 5 पर नहीं, मतलब जिस पर समाप्त हो रहा है उस संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो इसलिए इसकी पुष्टि के लिए आपको केवल इतना उत्तर यहाँ पर लिख देना है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा है व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्याएं हैं। मतलब इसमें कह रहा है कि क्या ये भाज्य संख्याएं हैं। तो देखो एक बात बता दें हम आपको कि ये भाज्य संख्याएं कब होगा। यदि ये संख्याएं स्टूडेंट 2 से पूरा कट जाती हैं तो ये भाज्य संख्याएं हैं। अगर 2 से नहीं कटती हैं तो भाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप इसको 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 उसके बाद प्लस में 2 गुणे 11 इस प्रकार से इसको लिखना है और इसका पूरा गुणा निकालना है। तो इस पूरे का अगर आप गुणा करते हैं यानी 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 इन सब का गुणा करते हैं तो आपका 5610 आ जाएगा। 5610 आ जाएगा प्लस 11 दूना 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। अब अगर हम इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ करके लिखते हैं 5610 में हम 22 को जोड़ लेते हैं तो हमारा 5632 हो जाएगा। 5632 हो जाएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। अगर गुणनखंड करने पर ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तब तो हम कह सकते हैं कि हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो भाज्य संख्याएं नहीं है। तो 5632। अब इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ पर 2816 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 1408 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे 1408 को भी 2 से काटेंगे तो यहाँ 704 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 352 आ जाएगा। उसके बाद फिर स्टूडेंट 2 से काटेंगे 352 को तो यहाँ पर 176 आ जाएगा। 176 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे 88 आ जाएगा आपका। यानी लगातार 2 से कट रहा है। फिर 2 से काटेंगे 88 को तो आपका 44 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22 यानी यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब लास्ट में हम 11 से इसको काट देते हैं। यानी सब हमारा 2 से ये कट रहा है, पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जब ये 2 से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारी भाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो यहाँ पर लास्ट में आप लोग क्या कर लिखोगे, यही चीज़ यहाँ पर लिख दोगे। तो अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर इसकी जो गुणनखंड वाली संख्याएं हैं इसको आप लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर लिख सकते हैं दी गई संख्याएं। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि ये पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या है। यदि अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो भाज्य संख्या नहीं होता। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट भी नहीं अगर लिए हैं तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। एकदम अच्छे से पूरा नोट कर लेना, ठीक है आप लोग, इस प्रकार से। अब उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है स्टूडेंट, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13
और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं मतलब अब की बार कारण यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आप इसको सॉल्व करना है। वही चीज अगर इसका गुणनखंड हो रहा है तो भाज्य है, नहीं हो रहा है तो नहीं होगी। यही चीज आपको यहाँ पर भी करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्या करते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। इसका मतलब इसका पूरा गुणनफल निकाल लेते हैं। तो इसको हम गुणा करके निकालते हैं तो ये हम लिख सकते हैं 1001 आ जाएगा। इस पूरे का गुणा करेंगे तो 1001 आ जाएगा। प्लस 13 है तो 13 लिख दो। उसके फिर बाद 1001 में 13 जोड़ेंगे तो 1014 हो जाएगा। 1014 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पर इसको गुणनखंड करोगे। अगर ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया तो हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्याएं हैं। अगर नहीं व्यक्त हो रहा है तो नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको काटते हैं। 1014 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 507 आ जाएगा। फिर उसके बाद दो से नहीं डिवाइड होगा, आपकी बार 3 से होगा तो 169 आ जाएगा। फिर 169 को काटेंगे तो ये 13 से कटेगा, 13 3 में 169। ठीक, तो इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो रहा है। ठीक, अगर ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त नहीं होता तो हम क्या कह सकते थे, कह सकते थे कि ये जो है भाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन अगर व्यक्त हो रहा है तो भाज्य संख्याएं हैं, तो हम लोग यही लिख देते हैं। दी गई संख्या को गुणा करके भी लिख दें उसके बाद 1014 बराबर में 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक, इसको अभी यहीं पर रोक देते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं कि क्या ये भी इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके बाद लास्ट में हम पुष्टि के लिए लिख देते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 है तो प्लस में 5 लिख देते हैं। ये दूसरा कंडीशन है, जान लीजिए, दूसरा प्रश्न है। ये आपका पहला था। अब इसको हम पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको स्टूडेंट गुणा कर लेते हैं, पूरा इसका पूरे का गुणा कर देते हैं, यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इन सबका अगर हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 5040। 5040 आ जाएगा। और प्लस में आपका 5 यहाँ पर लिखा है तो प्लस 5 यहाँ लिख दो। अब 5040 में 5 जोड़ दीजिए तो ये 5045 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5045 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख देते हैं 5045। अब उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं 5045। इसको हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1009 आ जाएगा। ठीक, अब इसके आंसर में आप लोग क्या लिखोगे, इसके आंसर में आपको यही चीज लिखना है कि उपरोक्त दी गई संख्याएं, यानी कि ऊपर दी गई संख्याएं, यहाँ पर आप लिखेंगे उपरोक्त दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका पूरा उत्तर क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका पूरा का पूरा सही माना जाएगा। अगर आप कोई दूसरा तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपका गलत माना जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना अच्छे से, बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना।
तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। इसमें कहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी यहाँ पर आपको एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है संख्याओं का, जो संख्याएं दी गई हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जांच भी करना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो कथन सत्य हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 और 91 और 91। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पहले हम 26 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो 13 दूना 26 यानी यहाँ 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद 13 से ही काट देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 91 को काटते हैं, तो इसको किससे काटें, 13 सते 91, 7 से काट देते हैं तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 13 को 13 से ही काट देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इनका जो गुणनखंड बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, 26 बराबर 2 गुणे 13, इस प्रकार बनेगा। और दूसरे वाले का जो बनेगा 91 का, वो बनेगा आपका 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। इस प्रकार से स्टूडेंट इनका गुणनखंड बनता है। तो अब आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ इस प्रकार निकाला जाता है कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, जैसे इसके गुणनखंड में 13 है और इसके गुणनखंड में 13 है, तो यहाँ पर 13 दोनों में क्या है, दोनों के गुणनखंड में कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो एलसीएम इस प्रकार निकाला जाता है कि जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिखोगे, जो संख्या कॉमन है उसको केवल एक बार लिखोगे, यानी इसको एक बार हम केवल लिखेंगे। उसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं है उसको हम लिखते चले जाएंगे, तो 2 गुणे 7 इस प्रकार से लिख देंगे। अब उसके बाद 13 का और 2 का और 7 का आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपका इसका इन दोनों का गुणा जो आएगा वो 182 आ जाएगा, 182 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जांच करना है, तो जांच में इस प्रकार से आप हेडिंग कर देना, जांच। ठीक, अब हम लोग इसका जांच करते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे जो वहाँ पर ऊपर दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब यहाँ पर दो संख्याएं कौन कौन सी, वो दो संख्याएं दी गई थी। तो हम लोग पहला क्वेश्चन 26 और 91 को हल कर रहे थे, तो यही दो संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर 26 गुणे 91 बराबर में एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आपका 13 आया है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हम लिख देते हैं। और एचसीएफ आपका 13 आया है और एलसीएम आपका 182 आया है। अब यहाँ पर 26 और 91 का गुणा करेंगे तो आपका 2366 आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। और 13 और 182 का गुणा करेंगे तब भी आपका 2366 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ELHS बराबर है RHS के। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको जांच करके हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ईजी तरीके से। देखिए मैंने कहीं भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तरीका नहीं बताया, बहुत ही ईजी तरीका आप सभी को बताया है हल करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग हल कर लेना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको भी सेम उसी तरीके से हल करना है जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन हल किया है। ठीक है, तो देखो पहले आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। 510 है ना पहला आपका, 510 यहाँ पर लिख लेते हैं हम। इसको हम क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 510 का आधा 255 हो जाएगा। फिर 255 को काटते हैं, तो अब की बार इसको 3 से काट देते हैं, तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। फिर उसके बाद 85 को काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे, 17 पचे 85 आ जाएगा यहाँ पर।
उसके बाद फिर 17 को काट देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस प्रकार इसका गुणनखंड हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 92 का गुणनखंड करना है। तो इसको भी 2 से काटेंगे स्टूडेंट, 2 से काटेंगे तो 40, 45 दूना 90 यानी कि 46। तो यहाँ पर 46 आ जाएगा, 46 दूना 92। फिर उसके बाद अब 46 को काटेंगे तो फिर 2 से काटेंगे तो 23 दूना 46। अब ये 23 नहीं कटेगा तो 23 को हम उसी से काट देते हैं। तो अब इनका अभाज्य गुणनखंड हम क्या क्या लिख सकते हैं। पहले हम 510 का लिखते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 लिखा जा सकता है। और उसके बाद 92 का गुणनखंड क्या क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 23 लिखा जा सकता है। इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या करना, पहले HCF निकालना है। तो हमने क्या कहा कि गुणनखंड में जो संख्या कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन 2 आपका है, ठीक, केवल दोनों में 2 ही मिल रहा है तो ये आपका HCF हो जाएगा। और बाकी एलसीएम कैसे निकालोगे, तो हमने कहा जो कॉमन एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो कॉमन होता है उसको केवल एक बार लिखेंगे। तो 2 गुणे और बाकी जो नहीं कॉमन है उसको हम लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 3, ठीक, उसके बाद गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। और यहाँ पर HCF तो मैंने लिखा नहीं, HCF की जगह HCF मैंने लिख दिया, 2 यहाँ पर लिखना है क्योंकि HCF यहाँ कॉमन वाली संख्या होती है। अब LCM यही पूरा गुणा कर दोगे तो आपका LCM निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। अगर आप इन सबका गुणा कर देते हैं तो गुणनफल इन लोग का आएगा स्टूडेंट आपका 23,460, 23,460 यहाँ पे आ जाएगा। ये इनका पूरा गुणा करेंगे तो फिर आएगा आपका, ठीक है, 23,460 आएगा। अब आपको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच कैसे करोगे, तो मैंने यहाँ पर फार्मूला बताया है, ऊपर फार्मूला लिखा ही है। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये होता है जांच करने के लिए फार्मूला। तो दो संख्याएं कौन कौन से हैं, 510 और 92। तो यहाँ पर 510 गुणे 92 बराबर HCF कितना है, HCF आपका 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं। और LCM कितना है, 23,460, 23,460। अब यही क्या कर लेते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं, बस हमारा आंसर हो जाएगा, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर 92 गुणे 510 का गुणा करते हैं तो आपका आ जाएगा 46,920, 46,920। और उसके बाद 2 का गुणा 23,460 में करते हैं तो भी आपका 46,920 आएगा, 46,920। तो इस प्रकार से आप इसको जांच करेंगे, ठीक। तो यहाँ आपका जांच हो चुका है, यहाँ पर हेडिंग कर देना जांच। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट आशा करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का भी सॉल्व आप लोग समझ चुके होंगे। तो अच्छे से नोट कर लेना आप लोग। देखिए बहुत भारी प्रोसेस में नहीं बताऊँ, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन। अब उसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया तो क्या तीसरा आप नहीं हल कर सकते हो, अगर इतना भी नहीं कर सकते हो गणित पढ़ो ही मत, क्या करने के लिए गणित पढ़ते हो। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए चलिए आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। केवल यहाँ पर आपको HCF और LCM ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21, यही है। तो क्या करना है, पहले गुणनखंड करना है, उसके बाद HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखो एक एक करके कैसे सॉल्व करोगे इसको। पहले हम लोग 12 का कर लेते हैं गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 15 को काटेंगे, 3 पचे 15, 5 आ जाएगा, फिर 5 से काट देंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर
21 से काटेंगे, 21 को काटेंगे, 3 सते 21, 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन लोग का जो गुणनखंड बना वो बनेगा 12 का जो बनेगा वो बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 बनेगा। और उसके बाद आपका 15 का जो बनेगा वो बनेगा 3 गुणे 5 बनेगा, 3 गुणे 5 बनेगा। उसके बाद 21 का जो बनेगा आपका गुणनखंड वो बनेगा 3 गुणे 7 बनेगा। तो देखो HCF पहले ज्ञात करो। तो यहाँ पर HCF जो होगा, जो संख्या इन दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन कौन सी संख्या है? 3 आपका है। देखो 3 इसमें भी है, 3 कॉमन है, तो आपका 3 HCF हो जाएगा। और उसके बाद LCM कैसे ज्ञात करोगे? तो LCM जो कॉमन है उसको केवल एक बार लिखना है, और जो नहीं कॉमन है उसको लिखते चले जाना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इस प्रकार से आप इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इन सबका अगर हम गुणा कर देते हैं तो गुणा करने के बाद 420 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर हो चुका है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर गुणनखंड करके HCF और LCM याद करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपका है। दूसरा क्वेश्चन में है 17, 23 और 29 है। ठीक, इसको सॉल्व करना है। तो पहले गुणनखंड कर लो 17। अब देखो ये 17 तो आपका कटेगा नहीं, 17 से ही कटेगा तभी एक आएगा। उसके बाद फिर 23 है, ये भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर इसको भी उसी संख्या से काट देना है। ठीक, 29 है, तो ये भी नहीं कटेगा, इसको भी उसी संख्या से काट देना है। तो यहाँ पर इनका जो गुणनखंड बनेगा वो 17 बराबर बनेगा 1 गुणे 17, और 1 मिनट, यहाँ पर 23 है, और यहाँ पर जो बनेगा वो 23 बराबर 1 गुणे 23, और उसके बाद यहाँ पर 29 बराबर बनेगा 1 गुणे 29। अब देखो यहाँ पर कॉमन दोनों में क्या है? कॉमन एक आ रहा है दोनों में, एक आपका दोनों में क्या है? कॉमन है। तो ये आपका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। और LCM देखते हैं। LCM जो है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, तो 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इन सब का हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अगर इन सब का गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,339। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लेना आप सब लोग इसको। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग हल करना। और एक क्वेश्चन लास्ट आपका जो बच रहा है इसको आप लोग खुद ही हल करना, क्योंकि गणित पढ़ रहे हो, अगर इतना एक्सरसाइज नहीं करते हो तो गणित पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की भी सॉल्व करते हैं। देखना स्टूडेंट, इसमें कहा गया है HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया है, कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बहुत क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको कैसे हल करना है देखो आप लोग। तो यहाँ पर लिख लेना 306 कामा 657, इसका HCF दिया है का 9 दिया है, इसका HCF यहाँ पर मैंने 9 लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, कह रहा कि LCM ज्ञात करो, इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करो। तो इसके लिए फार्मूला होता है, अभी पहले ही फार्मूला आपको बताया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो वही सूत्र यहाँ पर लगाना है। दो संख्याओं का मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये फार्मूला होता है। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, बराबर HCF 9 दिया है, LCM आपसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 9 को इधर पक्षांतर कर दो तो 306 बटे 657 गुणे 657, उसके बाद बटे में 9 हो जाएगा, बराबर LCM हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 9 से काटेंगे 306 को तो यहाँ पर 34 आ जाएगा। उसके बाद 34 का गुणा 657 में कर देते हैं,
34 का गुणा 657 में करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 22,338। 22,338 आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यही फाइनली आपका आंसर हो चुका है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा कि क्या किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है, कारण दीजिए। तो देखिए इसको केवल समझने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है और क्या चीज़ समझना, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको समझना है। यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि अगर यहाँ पर एचसीएफ से एलसीएम में भाग देते हैं, अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है, दशमलव में नहीं आता है तो हो सकता है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर किसी भी संख्या का ये एचसीएफ होगा तो उसका गुणनखंड बनना चाहिए, ये चीज़ कहने का मतलब है। जैसे यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एचसीएफ आपका कितना दिया है, 18 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम आपका 380 दिया है। एलसीएम 380 दिया है, इसको भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर आप 18 से भाग देते हो 380 में, अगर ये कट जाता है तो समझ लीजिए कि हो सकता है एचसीएफ किसी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ही हो सकता है 18 और 380। अगर दशमलव में आ गया तो नहीं हो सकता है। तो हम क्या कर देते हैं, एलसीएम में भाग देते हैं, किससे, एचसीएफ से। एलसीएम कितना है 380 और आपका एचसीएफ कितना है 18। इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 21.11। अब ये देखो दशमलव में आ गया, अगर यही पूर्णांक आ जाता, कोई दशमलव में नहीं आता तब तो हो सकता था, लेकिन ये दशमलव में आ गया है तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं हो सकता है, या इस प्रकार लिखो, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक। क्योंकि एचसीएफ में एलसीएम से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लिख देना लास्ट में, क्योंकि एलसीएम में एचसीएफ से भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। बस केवल आपको इसी तरह से इसको हल कर देना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार नोट कर लेना आप सभी लोग, इस प्रश्न को ऐसे हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसको सरल कर सकते हो। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप लोग। इस क्वेश्चन में कहा गया है दोनों ही संख्याएं 525 और 3000 केवल 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाज्य हैं। एचसीएफ 525 और इनका 3000 का क्या है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप 525 और 3000 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे गुणनखंड करके तो आपका 75 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट 75 दोनों के लिए क्या है, विभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों संख्याएं 75 से डिवाइड हो जाती हैं आसानी से। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखना है कि 525 कामा 3000, 3000 का एचसीएफ कितना आएगा, 75 होगा, 75 होगा, क्योंकि 75 दोनों के लिए विभाज्य संख्या है, दोनों के लिए विभाज्य संख्या है। बस केवल इसमें इतना ही आपको लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और कुछ भी आपको नहीं करना है कि आपको दुनिया भर का सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है
इसमें कहा गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि मैं दोनों स्थान और एक ही स्थान और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखो ये क्वेश्चन सोचने वाली बात है। इसमें इसमें कह रहा है कि मतलब कोई एक लड़की और कोई एक लड़का है जिसका नाम रवि और सोनिया है। दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक को 18 मिनट लगता है और एक को 12 मिनट लगता है। तो कितने समय के अंतराल पे दोनों वहाँ पर एक दूसरे को जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर उनका समय क्या होगा, ये चीज़ आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं, आपको इसको एचसीएफ विधि से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर दोनों के द्वारा लगा समय नोट कर लो। सोनिया द्वारा लगा समय कितना है? सोनिया द्वारा लगा समय, इसके द्वारा लगा समय आपका 18 मिनट है। और रवि द्वारा लगा समय कितना है? इसके द्वारा लगा समय आपका 12 मिनट है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ आपको गुणनखंड निकालना है। देखो इसका गुणनखंड निकालो। पहले 18 का निकाल देते हैं, 2 से काटते हैं 9 दूना 18, 3 से काटते हैं 3 तिरिक्का 9, 3 से काट देते हैं 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 12 को काटते हैं 2 6 3, 1 मिनट 2 3 6 3, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका संख्याओं को लिखना है। अगर आप 18 को लिखते हैं तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और अगर आप 12 का गुणनखंड लिखते हैं तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप देखना कि दोनों में कॉमन कौन सी संख्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका अगर इन दोनों को देखते हैं तो ये कॉमन हो जाएगा। तो अगर कॉमन आप लिखते हो तो वो आपका एचसीएफ निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एलसीएम विधि से आपको निकालना है। तो एलसीएम विधि से कैसे निकालोगे, तो जो संख्या कॉमन है उसको केवल एक बार लिखेंगे और जो संख्या कॉमन नहीं उसको लिखते चले जाएंगे इस प्रकार से। अब इनका गुणा कर लो। तो इनका अगर आप गुणा करते हो तो 3 दूना 6 दूना 12 3 36, यानी कि 36 मिनट के अंतराल पे वो एक दूसरों को मिलेंगे, पहुंचेंगे। ठीक ठीक इस प्रकार से ही आपका आंसर हो जाता है। नोट कर लेना आप सभी लोग इस क्वेश्चन को। तो बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, कहीं भी आप इसको समझ सकते हैं आसान तरीके से। चलिए स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 13। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा है इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों को 3 स्तंभों में इस प्रकार रखना है कि सभी विषयों की पुस्तकों को समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी जानी है। इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या 96 है, हिंदी की पुस्तकों की संख्या 240 है तथा गणित की पुस्तकों की संख्या 336 है। यदि यह मान लिया जाए कि पुस्तकें समान मोटाई की हैं तो इंग्लिश, हिंदी तथा गणित के पुस्तकों की स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या करना है, इसमें दी गई पुस्तकों की संख्या को लिखना है, ठीक है। तो पहले अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या लिख लेते हैं। इसमें देखो कह रहा है कि इंग्लिश के पुस्तकों की संख्या 96 है। यहाँ पर लिख लेते हैं इंग्लिश के पुस्तकों की संख्या बराबर 96 है। और उसके बाद हिंदी के पुस्तकों की संख्या कितनी है? हिंदी के पुस्तकों की संख्या, हिंदी की पुस्तकों की संख्या कितना है? 240 है। और उसके बाद गणित की पुस्तकों की संख्या कितना है? गणित की पुस्तकों की संख्या 336 है। ये इस प्रकार से दी गई है। अब आपको क्या करना है, इन पुस्तकों की संख्या का एचसीएफ निकालना है गुणनखंड करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितने स्तंभ बनेंगे इन पुस्तकों की, ये चीज़ आपका ज्ञात हो जाएगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, पहले HCF निकालते हैं। 96 को पहले गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं 48 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 24 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 240 को लेते हैं, इसको भी काटते हैं, 2 से काटते हैं 240 को तो 120 आ जाएगा, फिर 2 से काटते हैं 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटते हैं 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर अब आपका 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काट देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको भी डिवाइड करते हैं 336 को, 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 168 आ जाएगा, 168 यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे 84 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 42 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 21 आ जाएगा, फिर अब देखो ये 3 से कटेगा तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से काट देते हैं तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसका गुणनखंड निकाल लिया है। अब इसका गुणनखंड हम लिख लेते हैं कि किस संख्या का गुणनखंड कितना कितना है। तो देखो हमने क्या किया, इसको भी लिख लिया इस प्रकार से गुणनखंड के रूप में। मैंने जो भी इनकी गुणनखंड संख्याएं थे वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखते हैं HCF इनका हम निकालते हैं, तो HCF हमारा कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले कॉमन संख्याएं देखते हैं कि कॉमन कितनी संख्याएं हैं। तो 2 हमारा एक बार कॉमन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा बार कॉमन हो रहा है 2 2, फिर उसके बाद ये तीसरा बार हो रहा है कॉमन, उसके बाद ये चौथा बार कॉमन हो रहा है, उसके बाद फिर 3 3 हमारा कॉमन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इनका गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसी संख्या से क्या करना है, इनकी पुस्तकों की संख्या में भाग कर देना है। तो 96 का 48 में भाग कर देते हैं तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर 240 में 48 से भाग कर देते हैं तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 336 में 48 से भाग कर देते हैं तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इतने इतने पुस्तकों को जो है हम रखते हैं एक साथ में तो समान ऊंचाई में ये पहुँचेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है प्रश्नावली 1.3 का, और वो भी बहुत इजी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। इस प्रकार से आप इसको हल करना स्टूडेंट, आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो आप सभी लोग अच्छे से। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।